वेलकम टू स्टोरी टेलिंग स्पॉट। इस वीडियो में हम द शशांक रिडेम्पशन की कहानी बताएंगे। यह फिल्म एक सफल बैंकर की कहानी है जिसे एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया जिसे उसने किया ही नहीं। यह फिल्म उस आदमी के अनोखे तरीके को दिखाती है जिससे वह जेल में अपनी नई कठिन जिंदगी से निपटता है और इस दौरान वह कई अन्य कैदियों से दोस्ती भी करता है। जेल में उसके क्या अनुभव रहे, आइए द शशांक रिडेम्पशन में जानें। द शशांक रिडेम्पशन की शुरुआत 1947 में पोर्टलैंड से होती है, जब एक आदमी जिसका नाम एंडी डुफ्रेसन है कार में होता है। एंडी फिर एक बंदूक और कुछ गोलियां निकालता है। घर में प्रवेश करने से पहले एंडी को शराब पीते हुए दिखाया जाता है। फिर सीन बदलता है और एंडी को कोर्ट में दिखाया जाता है, जहां एंडी बताता है कि उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ और उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया। एंडी की पत्नी फिर घर छोड़कर अपने गुप्त प्रेमी के साथ रहने का फैसला करती है, जो कि एक गोल्फ खिलाड़ी है। उस रात एंडी वहां शराब पीकर जाता है और अपनी पत्नी को उसके गुप्त प्रेमी के साथ बात करते हुए पाता है। एंडी फिर वहां से चला जाता है और अपनी बंदूक झील में फेंक देता है। बाद में एंडी बताता है कि वह खुद पर काबू पा सका और जैसा कि अभियोजक ने आरोप लगाया था, उसने उन्हें नहीं मारा। अभियोजक फिर पुलिस जांच के नतीजे बताते हैं, जिसमें एंडी के फिंगरप्रिंट्स अपराध स्थल पर पाए जाते हैं। साथ ही गोलियों के खोल और टूटी शराब की बोतलें भी मिलती हैं, जो एंडी ने पी थी। हालांकि पुलिस को वह बंदूक नहीं मिली जिसका इस्तेमाल अपराधी ने पीड़ितों को मारने के लिए किया था। फिर भी अभियोजकों ने मांग की कि एंडी को उसकी पत्नी और उसके गुप्त प्रेमी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा दी जाए। अभियोजक की बात सुनने के बाद और क्योंकि एंडी के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, जज ने उसे उसकी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए शॉशैंक स्टेट जेल में 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फिर सीन बदलता है और एक कैदी का नाम एलिस रेडिंग दिखाता है, जिसे रेड के नाम से भी जाना जाता है। रेड फिर जूरी के सामने अपने जीवन की सजा के 20 साल काटने के बाद अपील करने आता है। हालांकि जूरी ने रेड की अपील को खारिज कर दिया, भले ही उसने जेल में हमेशा अच्छा व्यवहार किया हो और कभी कोई समस्या नहीं पैदा की हो। शॉशैंक स्टेट जेल में समय काटते हुए रेड अन्य कैदियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का आपूर्तिकर्ता बन जाता है, जैसे सिगरेट, ड्रग्स आदि। शॉशैंक स्टेट जेल एक अधिकतम सुरक्षा वाली जेल है जो उच्च प्रोफाइल अपराधियों के लिए आरक्षित है, जिनमें से ज्यादातर को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। कैदी एंडी और नए कैदियों का स्वागत करते नजर आते हैं, जो शॉशैंक स्टेट जेल के निवासी बनने वाले हैं। शॉशैंक जेल के वार्डन सैमुअल नॉर्टन एंडी और अन्य को कुछ निर्देश देते हैं। शॉशैंक में एक नए कैदी के रूप में एंडी को तुरंत एक जेल वार्डन हेडली की क्रूरता दिखाई देती है, जब एक कैदी असम्मानजनक व्यवहार करता है, जहां हेडली उसे बेरहमी से पीटता है। इसके बाद एंडी और अन्य कैदियों को नहलाया और साफ किया जाता है और अपनी अपनी जेल की कोठरियों में जाने से पहले उन्हें जेल की वर्दी दी जाती है। शॉशैंक में ऐसा लगता है जैसे यह एक परंपरा बन गई हो कि कैदी नए कैदियों का मजाक उड़ाते हैं, जब तक कि नए कैदियों में से एक, जिसे फेट अस कहा जाता है, सभी मजाक और उपहास को सहन नहीं कर पाता। मोटा आदमी लगातार रोता और गार्डों से विनती करता है कि उसे वहां से बाहर निकाल दिया जाए, जब तक कि अंततः हेडली फेट अस के सेल में आता है, उसे वहां से बाहर निकालता है और उसे बेरहमी से पीटता है। फेट अस के विपरीत एंडी पहली बार जेल में काफी शांत दिखाई देता है। भले ही उसके विश्वास के अनुसार वह पूरी तरह से निर्दोष है और उसे जेल में नहीं होना चाहिए। अगले दिन नाश्ता करते समय एंडी को अपने भोजन में एक कीड़ा मिलता है। यह देखकर उसका साथी कैदी, एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम ब्रूक्स है, एंडी से कीड़ा अपने पालतू पक्षी को देने के लिए कहता है, जिसे उसने अपनी जेब में छिपा रखा था। एंडी फिर अन्य कैदियों की बात सुनता है जो फेट अस के बारे में बात कर रहे हैं, जहां उनमें से एक कहता है कि फेट अस हेडली के हाथों पिटाई के बाद मर गया। नहाते समय एंडी को द सिस्टर्स नामक समूह के कैदियों द्वारा देखा जाता है, जो अन्य कैदियों को यौन उत्पीड़न के लिए जाने जाते हैं। उनका नेता बॉक्स एंडी के पीछे पड़ता है, लेकिन एंडी हमेशा उन्हें नजरअंदाज करता है और ठंडा रहता है। कुछ महीनों बाद एंडी जेल के जीवन के आदी हो जाता है और रेड से दोस्ती करना शुरू कर देता है, यह जानते हुए कि रेड एक आपूर्तिकर्ता है। एंडी फिर रेड से एक पत्थर का हथौड़ा और क्वार्ट्ज मांगता है और इसके लिए अच्छी खासी रकम चुकाता है। भले ही यह मजाक हो, रेड मानता है कि एंडी छोटे हथौड़े का इस्तेमाल करके एक सुरंग खोदेगा और जेल से भाग जाएगा। एंडी बस मजाक पर हंसता है। रेड फिर एंडी को सिस्टर्स समूह और उनके नेता बॉक्स के बारे में चेतावनी देता है, क्योंकि वे एंडी के पीछे पड़े हैं। जल्द ही रेड एंडी द्वारा ऑर्डर किया गया पत्थर का हथौड़ा प्राप्त करता है और मजाक करता है कि सुरंग खोदने में एंडी को 600 साल लगेंगे। रेड तुरंत इसे एक किताब में छुपा देता है, जिसे ब्रूक्स बाद में एंडी को देता है। एक दिन जब एंडी को जेल की लॉन्ड्री में काम करने के लिए भेजा जाता है, तो द सिस्टर्स और उनके नेता बॉक्स एंडी पर यौन हमला करते हैं। एंडी को शॉशैंक स्टेट जेल में आए हुए 2 साल हो गए हैं। अपने दैनिक काम के दौरान
एंडी हेडली को उसकी हाल ही में मिली विरासत पर कर की शिकायत करते हुए सुनता है। एंडी फिर हेडली को उसकी विरासत को कानूनी तरीके से बचाने में मदद करने की पेशकश करता है, यहाँ तक कि विरासत को दोगुना करने का अवसर भी देता है, क्योंकि एंडी एक बैंकर है और वित्तीय मामलों की अच्छी तरह से जानकारी रखता है। इसके बदले में एंडी ने हेडली से अपने और अपने साथी कैदियों के लिए बियर खरीदने को कहा। अपनी जेल की कोठरी में एंडी रेड से मिले पत्थर के हथौड़े का उपयोग करके अपनी कोठरी की दीवार पर अपना नाम खुदता है। एक दिन एक फिल्म देखते समय एंडी रेड से एक बड़े पोस्टर की मांग करता है, जो उस समय की प्रमुख अभिनेत्री रीटा हेवर्थ का था। बॉक्स और द सिस्टर्स के एक और हमले से जो उसे लगभग मार ही देते, एंडी को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए जेल अस्पताल ले जाया जाता है। इस घटना के बाद बॉक्स को तुरंत एकांत कारावास में डाल दिया जाता है, लेकिन फिर एकांत कारावास से रिहा होने के बाद हेडली की क्रूर और निर्दयी पिटाई का शिकार बनता है, जो उसे अपंग कर देती है। इसके बाद बॉक्स को दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे एंडी को द सिस्टर्स या अन्य कैदियों द्वारा फिर से हमला नहीं किया जाता। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर एंडी को रेड से ऑर्डर किया गया रीटा हेवर्थ का एक बड़ा पोस्टर मिलता है, जिसे वह तुरंत अपनी कोठरी की दीवार पर लगा देता है। इसके तुरंत बाद नॉर्टन कई जेल कोठरियों का अचानक निरीक्षण करते हैं, जिसमें एंडी की भी शामिल है। हालांकि उन्हें वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता, केवल एक बाइबल और रीटा हेवर्थ का बड़ा पोस्टर। नॉर्टन फिर एंडी को अपने कमरे में बुलाते हैं, जहां वे एंडी को ब्रूक्स के साथ जेल पुस्तकालय में मदद करने का काम सौंपते हैं। ब्रूक्स एंडी को बताते हैं कि वह 1912 से पुस्तकालय में सेवा कर रहे हैं। लाइब्रेरियन बनने के बाद और बैंकर के रूप में अपने वर्षों के अनुभव का लाभ उठाते हुए एंडी ने अन्य जेल कर्मचारियों, अन्य जेलों के गार्ड्स और वार्डन के लिए वित्तीय मामलों का प्रबंधन शुरू किया। एंडी ने राज्य विधानसभा को साप्ताहिक पत्र लिखना भी शुरू किया, जिसमें क्षतिग्रस्त जेल पुस्तकालय की मरम्मत के लिए धन की मांग की गई थी। अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण एंडी फिर नॉर्टन से रेड को अपना सहायक नियुक्त करने के लिए कहते हैं। एक दिन एंडी और अन्य लोग ब्रूक्स के व्यवहार से चौंक गए, जिसने अचानक बिना किसी कारण एक कैदी पर चाकू तान दिया। यह पता चला कि ब्रूक्स बहुत परेशान था, क्योंकि जल्द ही वह 50 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद पैरोल पर रिहा होने वाला था। ब्रूक्स, जो जेल में रहने के लिए बहुत सहज था और 1905 के बाद से बाहरी दुनिया को नहीं देखा था, आखिरकार समायोजित नहीं हो सका और जीने की आशा और उत्साह खो बैठा। अंततः ब्रूक्स ने फांसी लगाकर अपनी जान लेने का फैसला किया। ब्रूक्स की मृत्यु के तुरंत बाद राज्य विधानसभा ने शॉशैंक जेल पुस्तकालय के लिए धन और किताबों का दान भेजा, जिसमें द मैरिज ऑफ फिगारो का एक रिकॉर्डिंग भी शामिल थी। एंडी इसे सार्वजनिक संबोधन प्रणाली पर बजाता है और उसे एकांत कारावास की सजा मिलती है। रेड 30 साल जेल में बिताने के बाद फिर से पैरोल के लिए अपील करता है। हालांकि जूरी ने फिर से उसकी अपील खारिज कर दी। एंडी फिर रेड को दिलासा देने के लिए उसे एक हारमोनिका देता है और समझाता है कि आशा ही उसे जेल में जीने का सहारा देती है, जिसे रेड खारिज कर देता है। इसके बाद एंडी को रेड से एक नया पोस्टर मिलता है, जो इस बार मर्लिन मुनरो का है। कुछ दिनों बाद वे पुस्तकालय को पुनः स्थापित करना शुरू करते हैं और ब्रूक्स की याद में एंडी और अन्य ने पुस्तकालय का नाम उस आदमी के नाम पर रखने का फैसला किया। उसी समय नॉर्टन सार्वजनिक कार्यों के लिए जेल श्रम का शोषण करना शुरू कर देता है, कुशल श्रम की लागत को कम करके और रिश्वत लेकर लाभ कमाता है। एंडी तुरंत नॉर्टन की रिश्वतखोरी की प्रथा को समझ जाता है, क्योंकि वह हमेशा आदमी के वित्त का प्रबंधन कर रहा था। अपनी बुद्धिमानी से एंडी आसानी से नॉर्टन द्वारा की गई रिश्वतखोरी के सबूत इकट्ठा कर सकता है। एंडी फिर रैंडल स्टीफन्स के उपनाम का उपयोग करके पैसे को सफेद करता है। 1965 में शॉशैंक जेल में नए कैदी आए और उनमें से एक टॉमी विलियम्स था, जिसे डकैती के लिए कैद किया गया था। टॉमी एक चतुर आदमी था और अक्सर ऐसे किस्से सुनाता था जो अन्य कैदियों को काफी मनोरंजक लगते थे। एंडी और रेड टॉमी से दोस्ती कर लेते हैं और एंडी टॉमी को पढ़ाई में मदद करता है, जब तक कि वह आखिरकार जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट (GED) परीक्षा पास नहीं कर लेता। एक साल बाद टॉमी रेड और एंडी को बताता है कि उसकी दूसरी जेल में एक साथी कैदी ने एंडी की पत्नी और उसके प्रेमी की हत्याओं की जिम्मेदारी कबूल की है, जिससे यह पता चलता है कि एंडी हत्यारा नहीं था। एंडी फिर नॉर्टन के पास जाकर यह जानकारी साझा करता है, लेकिन नॉर्टन उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है और जब एंडी रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र करता है, तो नॉर्टन उसे 1 महीने के लिए एकांत कारावास में भेज देता है। एक रात टॉमी को एक वार्डन द्वारा बताया जाता है कि नॉर्टन उसे पिछवाड़े में मिलना चाहता है। हालांकि वहां पहुंचने पर एडली नॉर्टन के आदेश पर टॉमी की हत्या कर देता है। नॉर्टन फिर एंडी को इसके बारे में बताता है और कहता है कि टॉमी भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए एडली को सख्त कदम उठाना पड़ा ताकि कोई और कैदी उसकी राह न पकड़े। एंडी नॉर्टन के आदेश पर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर्टन की धमकी पर कि वह लाइब्रेरी को नष्ट कर देगा, एंडी की सुरक्षा हटा देगा और उसे और भी खराब स्थिति में ट्रांसफर कर देगा, एंडी नहीं हिलता। 2 महीने बाद एंडी को एकांत कारावास से रिहा कर दिया जाता है और वह संदेहास्पद रेड को बताता है कि वह जिवाटनेजो, एक छोटे से मैक्सिकन तटीय शहर में रहने का सपना देखता है और अपनी बाकी जिंदगी वहीं बिताना चाहता है। एंडी फिर रेड को बक्सटन के पास एक घास के मैदान के स्थान के बारे में बताता है, जहां एंडी रेड से रिहा होने के बाद उस पैकेज को निकालने के लिए कहता है जिसे उसने वहां दफन किया था। इसके बाद एंडी रेड से विदा लेता है। दोपहर के भोजन के दौरान कैदियों में से एक, हेवुड,
रेड को बताता है कि एंडी ने उससे 6 फुट की रस्सी मांगी थी, जिससे रेड और अन्य कैदियों को चिंता होती है कि एंडी ब्रूक्स की तरह फांसी लगाकर अपनी जान ले सकता है। शाम को एंडी अपने सामान्य दिनचर्या के अनुसार नॉर्टन के वित्तीय स्टाफ का काम करता है। अपनी कोठरी में लौटने के बाद और जब सभी लाइटें बंद हो जाती हैं, तो एंडी हेवुड से मिली रस्सी निकालता है। अगली सुबह रेड नोटिस करता है कि एंडी अपनी कोठरी से बाहर नहीं आया और गार्ड्स को एंडी की कोठरी खाली मिलती है। रेड, जो एंडी का दोस्त है, को नॉर्टन द्वारा एंडी के जेल से भागने के बारे में पूछताछ की जाती है। हालांकि रेड को एंडी के भागने के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। गुस्से में नॉर्टन एक पत्थर फेंकता है जो एंडी की कोठरी की दीवार पर लगे रैक्विल वेल्च के पोस्टर से टकराता है, जिससे पता चलता है कि एंडी ने पिछले 19 वर्षों से अपने हथौड़े से एक सुरंग खोदी है। गार्ड और स्थानीय पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हैं और जेल क्षेत्र के आसपास खोजबीन शुरू करते हैं। हालांकि उनके प्रयास बेकार जाते हैं, जैसे कि एंडी बस गायब हो गया हो। रात को जेल से भागने से पहले एंडी ने नॉर्टन का कोट, जूते और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत वाले लेजर को ले लिया। इसके बाद एंडी रस्सी का उपयोग करके जेल की सुरंगों और सीवर पाइपों के माध्यम से भाग गया। गार्ड और पुलिस उसे खोजते रहते हैं, जबकि एंडी रैंडल स्टीफन्स के रूप में भेस बदलकर कई बैंकों से 370,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की गई राशि निकालता है और स्थानीय अखबार को शॉशैंक स्टेट जेल में भ्रष्टाचार और हत्या के सबूत भेजता है। थोड़े समय बाद राज्य पुलिस शॉशैंक पहुंचती है और हेडली को हिरासत में लेती है, जबकि नॉर्टन गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है। एंडी फिर रेड को एक पोस्ट कार्ड भेजता है जिसमें वह बता रहा है कि वह अपनी आजादी का आनंद ले रहा है। अगले साल रेड को अंततः 40 साल की सजा काटने के बाद पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। रेड को जेल के बाहर की जिंदगी में तालमेल बिठाने में मुश्किल होती है और उसे डर लगता है कि वह कभी नहीं कर पाएगा और ब्रूक्स की तरह ही खत्म हो जाएगा। हालांकि रेड को तुरंत अपना एंडी से किया हुआ वादा याद आता है, जिसके बाद वह बक्सटन जाता है और वहां एक बॉक्स पाता है जिसमें पैसे और एंडी का लिखा एक पत्र होता है, जिसमें रेड से जिवाटनेजो आने के लिए कहा गया है। रेड पैरोल का उल्लंघन कर फोर्ट हैनकॉक, टेक्सास जाता है और सीमा पार करके मेक्सिको पहुंचता है, यह मानते हुए कि उसने आखिरकार आशा महसूस की। रेड जिवाटनेजो के समुद्र तट पर एंडी को पाता है और दोनों पुनर्मिलित मित्र खुशी से गले मिलते हैं। फिल्म यहीं समाप्त होती है। इस फिल्म के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा उम्मीद बनाए रखनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। एंडी के चरित्र के माध्यम से, जिसे उसने नहीं किए गए अपराधों की सजा भुगतनी पड़ती है, हमें सिखाया जाता है कि हमें कठोर और धैर्यवान होना चाहिए और कभी भी थोड़ी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद ही है जो उसे उसके जीवन के सभी उतार चढ़ावों से पार ले जाती है और अंत में वही उम्मीद उसे आजादी और खुशी तक ले जाती है। एंडी कभी भी अपनी इंसानियत नहीं खोता, वह हमेशा दूसरों की परवाह करता है, अन्य कैदियों की मदद करता है और जेल में न्याय की रक्षा करता है। इस फिल्म में हमें एंडी और रेड के बीच की गहरी दोस्ती और अन्य कैदियों के साथ भी दिखाई जाती है।